अशनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर 2020 केस। यहाँ पे आप पॉज करके लाल सिंह का फैमिली ट्री देख सकते हैं। लाल सिंह के पास पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर विलेज खानगढ़ में बहुत एग्रीकल्चरल लैंड थी। इस केस का अपेलेंट जो अपील कर रहा है वो लाल सिंह का ग्रैंडसन है, अशनूर सिंह। इसके बाद तीनों सन्स ने ट्रांसफ़र किया 1/4 शेयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू देयर फादर ताकि इंदर सिंह अपने आप को सस्टेन कर सके। इंदर सिंह और उनके जो 3 सन्स हैं वो होल्ड करते हैं 1/4 शेयर प्रॉपर्टी ईच। अब 1970 में इंदर सिंह डिसीज हो जाते हैं तो उनके पीछे 1/4 शेयर बच जाता है जो इनहेरिट करेंगे उनके लीगल एयर्स, जिसमें इंक्लूड होंगी उनकी वाइफ, 3 सन्स और उनकी एक डॉटर। प्रेजेंट सूट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो उसके सन धर्म सिंह के शेयर में आई थी। इसे आगे सूट प्रॉपर्टी कहा गया है। ये प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड थी और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में सिचुएटेड थी। धर्म सिंह का सिर्फ एक ही बेटा था जिनका नाम अशनूर सिंह है, जो इस केस में अपेलेंट है। अपेलेंट का बर्थ 1985 को धर्म सिंह की पहली वाइफ के थ्रू हुआ था। धर्म सिंह ने सपोजिडली पूरी सूट प्रॉपर्टी रिस्पोंडेंट नंबर 1 हरपाल कौर को बेच दी थी 2 रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू। एक जो डेटेड है 1999 जिसका सेल कंसिडरेशन 4,87,500 रुपीज़ है, दिखाया गया था। पहली सेल डीड वासिका नंबर 1075 लैंड के लिए थी जो 59 कनाल्स 11 मरलास का था और खसरा नंबर 35 में सिचुएटेड था। दूसरी सेल डीड वासिका नंबर 1079 लैंड के लिए थी जो 59 कनाल्स 11 मरलास का था और खसरा नंबर 36 में सिचुएटेड था। इस पर्टिकुलर डेट को दोनों सेल डीड्स सब रजिस्ट्रार ने कलेक्टर फिरोजपुर को भेज दी थी ताकि इंडियन स्टैंप एक्ट 1999 के सेक्शन 47A के अंडर एक्शन लिया जा सके, क्योंकि सेल डीड्स का वैल्यू कम दिखाया गया था। धर्म सिंह और रिस्पोंडेंट नंबर 1 हरपाल कौर कलेक्टर के सामने अपीयर होते हैं। धर्म सिंह ने ये एडमिट किया कि दोनों सेल डीड्स के बदले कोई एक्चुअल कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं हुआ था और ₹4,85,500 सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाया गया था। रिस्पोंडेंट नंबर 1 हरपाल कौर जो सपोज्ड बायर थी, उन्होंने भी एडमिट किया कि उन्होंने धर्म सिंह को सूट प्रॉपर्टी के बदले कोई पैसे नहीं दिए। बाद में 29 सितंबर 1999 को धर्म सिंह ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से शादी कर ली। कलेक्टर फिरोजपुर ने 24 जनवरी 2000 के ऑर्डर में ये डिसाइड किया था कि धर्म सिंह द्वारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई दोनों सेल डीड्स बिना किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के हुई थी। अपेलेंट 22 अगस्त 2003 को मेजर हो गए। 23 नवंबर 2004 को अपेलेंट ने अपने पिता धर्म सिंह जो डिफेंडेंट नंबर 1 है और हरपाल कौर डिफेंडेंट नंबर 2 या फिर रिस्पोंडेंट नंबर 1 के खिलाफ डेक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया, जिसमें कहा गया कि सूट प्रॉपर्टी को पार्सनरी प्रॉपर्टी है और इसलिए धर्म सिंह द्वारा 1 सितंबर 1999 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई दोनों सेल डीड्स इलीगल, नल और वॉइड हैं। अपेलेंट ने आगे ये भी प्रे किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 को परमानेंटली रोका जाए कि वो सूट प्रॉपर्टी को आगे एलियनेट, ट्रांसफ़र या फिर उस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करे।
सूट की पेंडेंसी के दौरान रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक ट्रांजैक्शन की जिसमें उसने सपोजिटली सूट प्रॉपर्टी जॉइंटली रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 एंड 3 कुलवंत सिंह और जंग बहादुर को 30 अक्टूबर 2007 के सेल डीड के थ्रू बेच दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक एप्लीकेशन फाइल की रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 एंड 3 को डिफेंडेंट्स के रूप में इम्प्लीट करने के लिए, लेकिन ये एप्लीकेशन 25 सितंबर 2010 के ऑर्डर के थ्रू डिस्पोज कर दी गई, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 या डिफेंडेंट नंबर 1 को उसके राइट्स डिफेंड करने की लिबर्टी दी गई। एडिशनल सिविल जज फिरोजपुर ने 29 अप्रैल 2011 के ऑर्डर के थ्रू सूट अपेलेंट प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री किया। धर्म सिंह ने अपनी डेपोजिशन में बताया कि उन्होंने सेल डीड्स बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के एग्जीक्यूट की, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने मैरिज के लिए पहले कंडीशन के रूप में सूट प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाने पर इंसिस्ट किया था। ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया कि सूट प्रॉपर्टी धर्म सिंह और अपेलेंट की एंसेस्ट्रल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ये प्रूफ नहीं कर पाई कि धर्म सिंह ने सूट प्रॉपर्टी बेची फैमिली के लीगल नेसेसिटी के लिए या स्टेट के बेनिफिट के लिए। इसलिए 1 सितंबर 1999 को दोनों सेल डीड्स जो धर्म सिंह ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 या डिफेंडेंट नंबर 2 के फेवर में एग्जीक्यूट की इलीगल, नल और वॉइड है। अपेलेंट को सूट प्रॉपर्टी में अपने फादर के साथ जॉइंट पोजेशन का अधिकार दिया गया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 और सब्सिक्वेंट परचेजर्स रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 एंड 3 ने एक कॉमन सिविल अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फिरोजपुर के सामने फाइल की। एडीजे ने ऑर्डर के थ्रू ये अपील डिसमिस कर दी। अपेलेंट कोर्ट ने होल्ड किया कि 1 सितंबर 1999 के दोनों सेल डीड्स धर्म सिंह और रिस्पोंडेंट नंबर 1 के स्टेटमेंट्स के हिसाब से बिना किसी कंसिडरेशन के एग्जीक्यूट किए गए। किसी भी लीगल नेसेसिटी या जॉइंट हिंदू फैमिली के एस्टेट के बेनिफिट के एब्सेंस में 1 सितंबर 1999 के सेल डीड्स इलीगल, नल और वॉइड हैं। इस ऑर्डर से अग्रीव होकर रिस्पोंडेंट नंबर्स 1, 2 एंड 3 ने RSA नंबर 1354 ऑफ 2014 पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में फाइल की। रेगुलर सेकंड अपील की पेंडेंसी के दौरान धर्म सिंह 2017 में डिसीज हो जाते हैं। हाई कोर्ट ने इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 13/11/2018 के थ्रू रिस्पोंडेंट्स द्वारा फाइल की गई RSA अलाउ कर दी और नीचे के कोर्ट्स के कॉन्करेंट फाइंडिंग्स को सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि अपेलेंट के पास सूट फाइल करने का कोई लोकस नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी 1964 में खत्म हो गई थी, जब इंदर सिंह ने अपने 3 सन्स के बीच में पार्टीशन कर दिया था। अपेलेंट के पास 1 सितंबर 1999 को एग्जीक्यूट की गई सेल डीड्स को चैलेंज करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ इस रीजन से कि सेल कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा चैलेंज सिर्फ सेल डीड्स के एग्जीक्यूटेंट धर्म सिंह डिफेंडेंट नंबर 1 ही कर सकते थे। और अपेलेंट ने 1957 to 58 से 1970 to 71 तक जमाबंदी प्रोड्यूस नहीं की। कोर्ट ने कहा कि हमने पार्टीज के लर्नेड काउंसिल को सुना और पार्टीज द्वारा फाइल की गई प्लीडिंग्स और रिटन सबमिशंस को
परस्यू किया। मिस्टर मनोज स्वरूप सीनियर काउंसिल जो अपेलेंट की तरफ से अपीयर हुए ने सबमिट किया था कि सूट प्रॉपर्टी को पार्सनरी प्रॉपर्टी थी जिसमें अपेलेंट बर्थ से को पार्सनर थे। ये भी सबमिट किया गया कि क्योंकि सूट प्रॉपर्टी को पार्सनरी थी, धर्म सिंह इसे बिना फैमिली के लीगल नेसेसिटी या स्टेट के बेनिफिट के एलियनेट नहीं कर सकते थे। साथ ही सबमिट किया गया कि 2007 को एग्जीक्यूट की गई सेल डीड जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 और 3 के फेवर में सूट की पेंडेंसी के दौरान की थी, लिस पेंडेंस के अंडर आती है, इसलिए ये इलीगल, नल और वॉइड है। मिस्टर रितिन राय सीनियर काउंसिल जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से अपीयर हुए ने सबमिट किया कि सिविल सूट अपेलेंट ने अपने फादर धर्म सिंह डिफेंडेंट नंबर 1 के साथ मिलकर फाइल की थी। क्योंकि धर्म सिंह की शादी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ खत्म हो गई थी और 15 दिसंबर 2010 को डाइवोर्स के थ्रू डिसॉल्व हो गई थी। ये आर्ग्यू किया गया कि सिविल सूट अपेलेंट ने अपने फादर धर्म सिंह के कहने पर फाइल की थी। साथ ही ये भी सबमिट किया गया कि सूट प्रॉपर्टी को पार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं थी जब 1 सितंबर 1999 को दोनों सेल डीड्स एग्जीक्यूट की गई थी। इंदर सिंह की प्रॉपर्टी को पार्सनरी प्रॉपर्टी 1964 के डिक्री के बाद खत्म हो गई थी, इसलिए उत्तम वर्सेस सौभाग्य सिंह 2016 का रेफरेंस दिया गया जिसमें ये होल्ड किया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तब भी जॉइंट रहती है अगर एक ही को पार्टनर सरवाइव करे और अगर उस को पार्टनर के बाद कोई बेटा बर्थ लेता है तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वैसे ही कंटिन्यू करती है क्योंकि एक ही सर्वाइविंग को पार्टनर होने की वजह से प्रॉपर्टी का इंटरप्शन नहीं होता। धर्म श्यामराव अगलावे वर्सेस पांडुरंग मृगलू अगलावे 1988, शीला देवी वर्सेस लालचंद 2006 और रोहित चौहान वर्सेस सुरिंदर सिंह 2013 को इस पर्पस के लिए साइट किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी जजमेंट अपेलेंट के लिए आगे का फायदा नहीं दे सकता क्योंकि इनमें से किसी भी केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 4, 8 और 19 का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया गया। इसलिए लॉ जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है जो हिताक्षरा स्कूल के अंडर आता है और 2005 की अमेंडमेंट से पहले था, उसकी समरी कुछ इस तरह है। सेक्शंस 4, 8 और 19 को साथ पढ़ने पर जब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी सेक्शन के हिसाब से इंटेस्टेसी के प्रिंसिपल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों के हाथ में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं रहती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी टेनेंट्स इन कॉमन के रूप में होल्ड करते हैं, जॉइंट टेनेंट्स के रूप में नहीं। साथ ही ये भी सबमिट किया गया कि अपेलेंट के पास सिविल सूट फाइल करने का कोई लोकस नहीं था, सिर्फ इस रीजन से कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने धर्म सिंह को सेल कंसिडरेशन पे नहीं किया। अपेलेंट सेल डीड्स का पार्टी नहीं था और ऐसे सूट सिर्फ सेल डीड्स के एग्जीक्यूटेंट ही फाइल कर सकते थे। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने 2 मेन इश्यूज डिसाइड करने के लिए आते हैं। पहला, क्या सूट प्रॉपर्टी को पार्सनरी प्रॉपर्टी थी या धर्म सिंह की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। दूसरा, 1 सितंबर 1999 को धर्म सिंह द्वारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई सेल डीड्स की वैलिडिटी और उसके बाद 30 अक्टूबर 2007 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा रिस्पोंडेंट नंबर्स
2 एंड 3 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई सेल डीड की वैलिडिटी। पहले इशू के संबंध में ये एक एडमिटेड पोजीशन है कि इंदर सिंह ने अपने फादर लाल सिंह की डेथ के बाद पूरी सूट प्रॉपर्टी इनहेरिट की। म्यूटेशन एंट्री डेटेड 16 जनवरी 1956 जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने प्रोड्यूस की कहता है कि लाल सिंह की डेथ 1951 में हुई थी। इसलिए इस केस में सक्सेशन 1951 में ओपन हुआ, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आने से पहले था। अब इंदर सिंह ने अपने फादर लाल सिंह की प्रॉपर्टी पुराने हिंदू मिताक्षरा लॉ के हिसाब से सक्सीड की थी। मुल्ला ने अपनी कमेंट्री ऑन हिंदू लॉ 22nd एडिशन में मिताक्षरा लॉ के अंडर सक्सेशन के बारे में ये कहा था। पेज 129 पे एक बेटा एक पोता जिसका पिता मर चुका है और एक पड़पोता जिसका पिता और दादा दोनों मर चुके हैं, ये तीनों एक साथ एक ही हेयर के रूप में डिसीज्ड की सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को सक्सीड करते हैं सर्वाइवरशिप के राइट्स के साथ। पेज 327 जो भी प्रॉपर्टी एक मेल हिंदू अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट करता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती है। मिताक्षरा लॉ के हिसाब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मेन फीचर ये है कि वो पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। उसके सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन अपने बर्थ के समय से ही प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट और उसके जुड़े अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक इंसान जो अपनी 3 इमीडिएट पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब फादर, फादर्स फादर और फादर्स फादर्स फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उस प्रॉपर्टी को अपने सन, सन सन और सन 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 के साथ को पार्सनरी में होल्ड करता है और करना ही पड़ता है। लेकिन बाकी के रिलेटिव्स के लिए वो इस प्रॉपर्टी को अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के रूप में होल्ड करता है और करने का राइट भी रखता है। श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृषा प्रसाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली होल्ड किया कि ये सेटल्ड लॉ है कि एक मेल हिंदू जो अपने फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर्स फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एसेंशियल फीचर ये है कि मिताक्षरा लॉ के हिसाब से जो इंसान प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है उसके सन, सन सन और सन 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 अपने बर्थ के टाइम ही उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड सारे राइट्स इनहेरिट करता है। जो शेयर एक को पार्टनर अपनी हिस्सेदारी में पार्टीशन के दौरान एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेता है वो उसके मेल डिसेंडेंट्स मतलब सन, सन सन, सन 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 के लिए फिर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। पार्टीशन के बाद भी सन के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही बनी रहेगी। उस सन का नेचुरल या अडॉप्टेड सन उस प्रॉपर्टी में बर्थ के साथ ही इंटरेस्ट लेगा और सर्वाइवरशिप के थ्रू उसका राइट बनेगा। मिताक्षरा लॉ के अंडर जब भी कोई मेल एंसेस्टर अपने पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर्स फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तब उसके मेल लीगल एयर्स सन, सन सन, सन 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 को उस प्रॉपर्टी में कोपार्टनर्स के रूप में बराबर का अधिकार मिलता है। युधिष्ठिर वर्सेस अशोक कुमार, इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर वर्सेस चंदर सेन 1986 में कंसिडर किया था, जहां ये ऑब्जर्व किया गया
कि हिंदू लॉ के अंडर जैसे ही एक सन पैदा होता है उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में एक शेयर मिलता है और वो कोपार्सनरी का हिस्सा बन जाता है। उसका राइट फादर की डेथ के बाद या इनहेरिटेंस से नहीं बनता बल्कि उसके बर्थ के साथ ही बन जाता है। इसलिए आमतौर पर जब भी फादर को प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे प्रॉपर्टी किसी भी सोर्स से आए, चाहे सेपरेट प्रॉपर्टी हो या ना हो, सन उसमें शेयर रखेगा और वो प्रॉपर्टी उसके सन और अदर फैमिली मेंबर्स के साथ जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये पोजीशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 से बदल गई है। एक्ट के बाद जब सन प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, सेक्शन 8 के हिसाब से वो प्रॉपर्टी उसके अपने अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट नहीं बनती बल्कि उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी में आती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के फोर्स में आने के बाद ये पोजीशन बदल गई। 1956 के बाद अगर कोई पर्सन अपनी पेरेंटल एंसेस्टर्स से सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं रहती। अगर सक्सेशन पुराने हिंदू लॉ के अंडर ओपन हुआ था, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के शुरू होने से पहले, पार्टीज पर मिताक्षरा लॉ अप्लाई होगा। एक मेल हिंदू जो अपने पेरेंटल मेल एंसेस्टर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी उसके मेल डिसेंडेंट्स मतलब सन के लिए कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का नेचर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के शुरू होने के बाद भी कोपार्सनरी ही बना रहता है। प्रेजेंट केस में सक्सेशन 1951 में लाल सिंह की डेथ पर ओपन हुआ। इंदर सिंह के हाथ में जो प्रॉपर्टी आई वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी। अगर इंदर सिंह ने 1964 में अपने सन्स के बीच कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया, तब भी इंदर सिंह के सन्स के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ही रहेगी, उनके मेल डिसेंडेंट्स मतलब सन के रिगार्ड में। उत्तम वर्सेस सौभाग्य सिंह का जजमेंट, जिसे रिस्पोंडेंट्स ने रिलाई किया, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता। उत्तम केस में अपेलेंट अपने ग्रैंडफादर की कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर रहा था, जिसका ग्रैंडफादर 1973 में डिसीज हो जाता है, मतलब अपेलेंट के बर्थ से पहले। सक्सेशन 1973 में ओपन हुआ जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऑलरेडी फोर्स में था। कोर्ट का कंसर्न अपेलेंट के ग्रैंडफादर के शेयर के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में था और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 का इम्पैक्ट क्या होता है। इन फैक्ट्स के बेसिस पर कोर्ट ने होल्ड किया था कि जब प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उन लोगों के हाथ में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं रहती जिन्होंने उसे इनहेरिट किया। इसलिए ये होल्ड किया गया कि अपेलेंट अपने ग्रैंडफादर के शेयर के हिस्से से कोपार्सनर नहीं था। अब प्रेजेंट केस में लाल सिंह की पूरी प्रॉपर्टी उसके सन इंदर सिंह को 1956 से पहले कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के रूप में इनहेरिट हुई थी। ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी 4 नवंबर 1964 के कोर्ट की डिक्री ऑफ पार्टीशन के थ्रू इंदर सिंह के 3 सन्स के बीच पार्टीशन की गई। पार्टीशन में अलॉटेड शेयर्स कोपार्सनर्स के साथ कोपार्सनर्स के हाथ में अपने मेल डिसेंडेंट्स के लिए कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ही बनी रही। इसका मतलब है कि धर्म सिंह को पार्टीशन में जो प्रॉपर्टी मिली
वो अपेलेंट के लिए कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ही बनी रही। मुल्ला ऑन हिंदू लॉ 22nd edition, पैरा 339, devolution ऑफ शेयर acquired ऑन पार्टीशन। पार्टीशन का इफेक्ट ये होता है कि कोपार्सनरी डिसॉल्व हो जाती है और इसके बाद अलग होने वाले मेंबर्स अपने अपने शेयर को अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में होल्ड करते हैं। हर मेंबर का शेयर उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई मेंबर अपने मेल इशू के साथ जॉइंट रहकर कोपार्टनर्स से अलग होता है तो पार्टीशन में उसका अलॉटेड शेयर उसके हाथ में भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का कैरेक्टर रखता है उसके मेल इश्यूज के लिए। वेलियमी अच्ची वर्सेस नागप्पा चेट्टियार, ये केस हमें ये बताता है कि ये वेल सेटल्ड है कि जो शेयर एक को शेयरर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पार्टीशन में मिलता है वो उसके मेल इश्यूज के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होती है। उसका इंटरेस्ट उसमें बर्थ के साथ बनता है, वही चाहे वो पार्टीशन के टाइम एग्जिस्ट करता हो या बाद में पैदा हुआ हो। अगर ऐसा है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर सन्स के लिए पार्टीशन के बाद भी नहीं बदलता तो हमें समझ नहीं आता कि वो कैरेक्टर कैसे बदल सकता है, सिर्फ इस वजह से कि फादर एक विल बनाता है जिसमें वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का रेजिड्यू अपने सन्स को दे देता है। जो सूट प्रॉपर्टी धर्म सिंह के शेयर में पार्टीशन के थ्रू आई वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी बनी रही उसके सन अपेलेंट के लिए, जो 22 अगस्त 1985 को बर्थ लेने पे इस सूट प्रॉपर्टी का कोपार्टनर बन गया। धर्म सिंह ने सपोजिडली 1 सितंबर 1999 को दोनों सेल डीड्स रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट की जब अपेलेंट ऑलरेडी सूट प्रॉपर्टी का कोपार्टनर बन चुका था। दूसरा इशू जो कंसिडर करना है वो ये है कि धर्म सिंह द्वारा 1 सितंबर 1999 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई दोनों सेल डीड्स वैलिड थी या नहीं। ये सेटल्ड लॉ है कि कर्ता के पास कोपार्टनरी प्रॉपर्टी बेचने का पावर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंडर होता है, यानी सेल सिर्फ लीगल नेसेसिटी के लिए या एस्टेट के बेनिफिट के लिए हो। लीगल नेसेसिटी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का बर्डन बायर पर होता है। रानी वर्सेस संताबाला देवनाथ में ये होल्ड किया गया कि लीगल नेसेसिटी जो सेल को सपोर्ट करती है वो एलियनी मतलब बायर्स द्वारा इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। सरला के पास लैंड पर लिमिटेड ओनरशिप थी, वो कॉम्पिटेंट थी पूरी एस्टेट डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन सिर्फ लीगल नेसेसिटी या एस्टेट के बेनिफिट के लिए। जब ये डिसाइड किया जाए कि सेल पूरी एस्टेट कन्वे करती है या नहीं तो एक्चुअल प्रेशर ऑन एस्टेट डेंजर को अवॉइड करना और पर्टिकुलर केस में एस्टेट को जो बेनिफिट मिलता है ये सब कंसिडर किया जाता है। लीगल नेसेसिटी का मतलब एक्चुअल कंपल्शन नहीं है, इसका मतलब है एस्टेट पर ऐसा प्रेशर जो लॉ के हिसाब से सीरियस और सफिशिएंट माना जाए। लीगल नेसेसिटी का ओनस एलियनी यानी बायर पर है, जिसे वो या तो एक्चुअल नेसेसिटी प्रूव करके या फिर प्रूफ दिखाकर डिस्चार्ज कर सकता है कि उसने प्रॉपर और बोनाफाइड इंक्वायरीज की और सब कुछ किया जो रीजनेबल था ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए कि नेसेसिटी एग्जिस्ट करती है। प्रेजेंट केस में ओनस एलियनी यानी रिस्पोंडेंट नंबर 1 पर था कि वो प्रूफ करें कि सेल लीगल नेसेसिटी के लिए हुई या एस्टेट के बेनिफिट के लिए हुई, या फिर उसने बोनाफाइड इंक्वायरी किए कि ऐसी नेसेसिटी एग्जिस्ट करती है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 पूरी तरह फेल हो गई ये बर्डन प्रूफ करने में कि धर्म सिंह ने 1 सितंबर 1999 के दोनों सेल डीड्स उसके फेवर में लीगल नेसेसिटी या एस्टेट की बेनिफिट के लिए एग्जीक्यूट किए। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि सेल डीड्स बिना किसी कंसिडरेशन के थी।
धर्म सिंह ने ट्रायल कोर्ट में डिपोज किया था कि सूट प्रॉपर्टी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को बिना किसी कंसिडरेशन के बेची। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने भी कलेक्टर फिरोजपुर के सामने एडमिट किया कि सेल डीड्स बिना कंसिडरेशन के थी, इसलिए लीगल नेसेसिटी या स्टेट के बेनिफिट का ग्राउंड फेल हो जाता है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि 1 सितंबर 1999 के सेल डीड्स को इलीगल, नल और वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। धर्म सिंह को पार्सनरी सूट प्रॉपर्टी जिसमें अपेलेंट को पार्सनर था को इन एलिजिडली सेल डीड्स के थ्रू नहीं बेच सकते थे, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने 1 सितंबर 1999 के सेल डीड के थ्रू सूट प्रॉपर्टी पर वैलिड और लीगल टाइटल हासिल नहीं किया, इसलिए वो रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 और 3 को भी बेटर टाइटल पास नहीं कर सकती थी। 30 अक्टूबर 2007 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 और 3 के फेवर में एग्जीक्यूट की गई सब्सिक्वेंट सेल डीड लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन के अंडर आती है। लिस पेंडेंस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर प्रॉपर्टी पेडेंटिलाइट सूट के दौरान ट्रांसफर होती है और ट्रांसफरर के पास उस प्रॉपर्टी में कोई राइट या टाइटल नहीं है, तो ट्रांसफरी को भी उस प्रॉपर्टी का कोई टाइटल नहीं मिलेगा। 30 अक्टूबर 2007 के सेल डीड को नल और वॉइड माना जाता है और इसे कैंसिल किया जाता है। प्लेंटिफ या अपेलेंट जो सूट प्रॉपर्टी में मेल को पार्टनर था, धर्म सिंह द्वारा परपोर्टेड सेल से डायरेक्टली अफेक्ट हुआ, इसलिए अपेलेंट के पास लोकस था कि वो सूट फाइल करके डेक्लेरेशन के लिए कि सूट प्रॉपर्टी जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी उसे उसके फादर धर्म सिंह बिना लीगल नेसेसिटी या एस्टेट के बेनिफिट के बेच नहीं सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अपेलेंट कोर्ट के पास जाकर डेक्लेरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था कि 1 सितंबर 1999 के दोनों सेल डीड्स जो धर्म सिंह ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट किए इलीगल, नल और वॉइड हैं। ये फैक्ट कि सेल डीड्स बिना किसी कंसिडरेशन के एग्जीक्यूट की गई, ये खुद दिखाता है कि सूट प्रॉपर्टी बिना किसी लीगल नेसेसिटी के बेची गई। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होने के नाते इसे बिना लीगल नेसेसिटी या एस्टेट के बेनिफिट के बेचा नहीं जा सकता था। जमाबंदी प्रोड्यूस ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस सूट प्रॉपर्टी के टाइटल या ओनरशिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लॉ के डिस्कशन के बेसिस पर हाई कोर्ट के लर्नेड सिंगल जज द्वारा 13 नवंबर 2018 को दिया गया इम्प्यून्ड ऑर्डर जो लॉ के कॉन्ट्ररी था उसको सेटिसाइड किया जाता है। 1 सितंबर 1999 को सेल डीड्स वार्षिक नंबर 1075 और 1079 जो धर्म सिंह ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में एग्जीक्यूट किए उसे यहाँ कैंसिल और सेटिसाइड किया जाता है। इसके नतीजे में 30 अक्टूबर 2007 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 और 3 के फेवर में पेंडेंसी के दौरान एग्जीक्यूट किए गए सब्सिक्वेंट सेल डीड इलीगल हैं और इसे भी कैंसिल और सेटिसाइड किया जाता है। अपेलेंट का नाम जमाबंदीज में सूट प्रॉपर्टी का ओनर के रूप में रिकॉर्ड किया गया। सिविल अपील को अलाउ किया गया